हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग ज्यूरिस में एक और आपका न्यू टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसे आप कहेंगे न्याय प्रशासन। तो क्या समझते हैं न्याय प्रशासन से? न्याय प्रशासन प्रशासन होता है, प्रशासन कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन लागू करने को कह सकते हैं आप। जैसे आप कभी भी सोसाइटी में नहीं रह पाएंगे अगर वहाँ पर न्याय प्रशासन ना हो। न्याय प्रशासन का मतलब कि वहाँ पर शांति ना हो, वहाँ पर कोई व्यवस्था ना हो, मैनेजमेंट ना हो, तो आप उस सोसाइटी में कैसे रह सकते हैं? जैसे शांति और व्यवस्था कैसे बनी रह सकती है कि आप अपनी, जैसे मैं इस घर में हूँ और मैं अगर मुझे कोई सिक्योरिटी ना हो या फिर मुझे इस बात का डर हो कि आप कोई भी सोसाइटी में मेरे इस घर में आके मुझे हर्ट कर सकता है या मेरी किसी प्रॉपर्टी को हर्ट कर सकता है, या आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपके ऊपर मतलब सोसाइटी में दूसरे लोगों के ऊपर, किसी सब के ऊपर अगर किसी तरीके का कंट्रोल ना हो, तो क्या आप शांति से इस समाज में रह सकते हैं? कभी भी नहीं। तो आप कैसे इस सोसाइटी में, इस समाज में, स्टेट में अच्छे से रह पाएंगे, इसके लिए न्याय प्रशासन होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार सुनेंगे आप, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सुनिए, किसी भी स्टेट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क या फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय प्रशासन होना बहुत इम्पॉर्टेंट एक टास्क होता है किसी भी स्टेट का। कि स्टेट का सबसे पहला टास्क ये होता है कि उसके जो सिटीजन्स हैं, उसके जो नागरिक हैं, वो शांति से अपने घर पर रह सकें, अपने काम कर सकें और सिक्योर फील करें। ऐसा कब होगा? जब स्टेट हमें ये सिक्योरिटी देगा, स्टेट हमें ये फैसिलिटी देगा कि हमारी प्रॉपर्टी को कोई भी हर्ट ना करे, हम अपने घर पर बहुत अच्छे से रह सकें और हमें किसी भी तरीके का कोई डर ना हो। तो इस व्यवस्था को किस तरीके से स्टेट अप्लाई करेगा, वो है न्याय प्रशासन। समझ में आया आपको? तो सुनिए, स्टेट में पीस, शांति और मैनेजमेंट व्यवस्था। तो किसी भी स्टेट में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्याय प्रशासन बहुत ज़रूरी है। तो सुनिए, स्टेट अपने, जैसे मैं आपको समझाऊं कि अभी मैंने आपको कहा कि मैं अपने घर पर रहती हूँ या आप भी अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, तो ये कहते हैं कि स्टेट अपने सिटीजन्स को राइट्स एंड ड्यूटीज़ देता है। आपका राइट है कि आप अपने घर पर बहुत अच्छे से रहें, आप अपनी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से यूज़ करें, ये आपका राइट है। तो उसके साथ ही मेरी ये ड्यूटी बन गई कि मैं आपके उस राइट में कभी भी इंटरफेयर ना करूं और आपको किसी भी तरीके से परेशान ना करूं। तो आपका वो राइट है और मेरी ड्यूटी है, और मेरा ये राइट है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से यूज़ करूं, एंजॉय करूं, और ये मेरा राइट है। और आपकी ये ड्यूटी हो गई, सभी की ये ड्यूटी हो गई कि वो मुझे इंटरफेयर ना करें। तो सुनिए, स्टेट अपने सिटीजन्स को राइट्स एंड ड्यूटीज़ देता है। अगर एक इंडिविजुअल दूसरे के राइट को नहीं मानता है तो उसे या तो नुकसान के लिए क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें होंगी। अगर वो नहीं मानता, अगर मैं आपके राइट को ना मानूं और इंटरफेयर करूं, तो मुझे दो चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। नंबर 1, पेनल्टी, मुझे क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, और नंबर 2, दंड मुझे मिलेगा। या तो मुझे क्षतिपूर्ति या पेनल्टी भरनी पड़ेगी, आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, या फिर मुझे दंड मिलेगा अगर मैं बाधा पहुंचाऊंगी आपके राइट में, जो आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को, या आप जो सोसाइटी में बहुत अच्छे से रहना चाहते हैं उसको अगर मैं बाधित कर रही हूं। तो दो तरीके से मुझे मुझे पेनल्टी देनी होगी। नंबर 1 की डैमेजेस देने होंगे, और या फिर मुझे दंड दिया जाएगा। तो आप समझिए कि स्टेट जो है वो हर इंडिविजुअल को, हर व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, आपका अधिकार ये है कि आप अच्छे से रहें, मेरा अधिकार ये है कि मैं इंजॉय करूं। तो हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल के हर राइट को सुनिश्चित करने के लिए और हर किसी को, हर दूसरे व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से बाउंड करने के लिए कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करता है। कि कई ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनाता है, कई व्यक्तियों को नियुक्त करता है। जैसे यहाँ पर कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स को नियुक्त किया जाता है या कोर्ट्स बनाई जाती हैं, किस लिए? कि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपने
राइट्स को इंजॉय कर सके। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट्स को बनाया जाता है स्टेट के द्वारा। तो ये कहते हैं इस तरह सोसाइटी में जुडिशियल ऑर्डर, जैसे जो कोर्ट्स बनाई जाती हैं सोसाइटी में, तो वो एक उसको जुडिशियल ऑर्डर बोला जाएगा। ऑर्डर मतलब एक हायरार्की होती है जिसको न्याय तंत्र बोला जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर आपके सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद सबॉर्डिनेट हाई कोर्ट्स और उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं। तो एक तरीके से जो स्टेट है वो कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करता है कि सोसाइटी में ये न्याय तंत्र या फिर ये जो मैनेजमेंट है, जो ये पीस है, ये जो शांति है, ये बनी रहे। इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स को स्टेट बनाता है, जैसे कोर्ट्स बनाई गई हैं, न्याय तंत्र बनाया गया है, और जो एक हायरार्की के द्वारा एक जिसको जुडिशियल एक ऑर्डर कहेंगे आप, एक न्याय तंत्र कहेंगे, जिसमें एक हायरार्की होती है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं, फिर आपकी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती है। तो इस तरीके का डेवलपमेंट एक स्टेट करता है। तो अब इसका एक डेफिनेशन आप कैसे देंगे न्याय प्रशासन की या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को कैसे आप डिफाइन करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये कहते हैं कि दिस इज अ प्रोसेस, एक तरीके की प्रक्रिया है। दिस इज अ प्रोसेस बाय विच अ गवर्नमेंट यूजेस इट्स पावर टू एनफोर्स लॉज एंड रीसॉल्व डिस्प्यूट्स विद इन अ सोसाइटी। तो आपको समझ में आएगा बहुत इजी अंग्रेजी में। तो ये हिंदी में सुनिए। न्याय प्रशासन की जो परिभाषा मैं आपको बताती हूँ। नागरिकों के अधिकारों की संरक्षा, उन्हें लागू करना और अपकारियों को दंड देना। अपकारी कौन? जो आपको परेशान करते हैं, जिनको रॉन्ग डूअर्स बोला जाता है। तो सुनिए, नागरिकों के अधिकारों की संरक्षा, उन्हें लागू करना और अपकारियों रॉन्ग डूअर्स को दंड देना, यही है न्याय प्रशासन। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा इसका बेस समझ में आया होगा। इसमें ये कहते हैं कि लॉ ये डिसाइड करता है, लॉ ये निर्धारित करता है कि किन तरीकों से, किन मेथड्स के साथ। तो सुनिए, लॉ द्वारा डिसाइडेड मेथड से अधिकारों को प्रवर्तित करवाना, लागू करवाना, उनको प्रवर्तित करवाना और कर्तव्यों को लागू करवाना ही न्याय प्रशासन है। कि आप अपने अधिकारों को और जो कर्तव्य हैं आपके, वो अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो उनको मनवाना, एनफोर्स करना, उनको लागू करना न्याय प्रशासन कहलाता है, स्टेट के द्वारा जो किया जाता है। तो इसमें आप अब आ जाइए। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो ये न्याय प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, ये 2 भागों में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सिविल और दूसरा जो है क्रिमिनल। पहला है आपका सिविल और दूसरा क्रिमिनल। सिविल, ये जो हमने आप टॉट्स में भी इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो सुनिए, ऐसे अपकार या ऐसे रॉन्ग्स जो सिविल प्रोसीडिंग्स की कार्यवाहियों के विषय वस्तु होते हैं। विषय वस्तु का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, कि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं कि जिस पर आप पर सिविल केस बनेगा, दैट इज कॉल्ड विषय वस्तु। आप इस तरीके का कुछ अपकार करते हैं या आप ऐसा कुछ रॉन्ग या दोष करते हैं जो कि सिविल प्रोसीडिंग्स की विषय वस्तु बन जाते हैं, वो सिविल आपके इसमें सिविल न्याय प्रशासन से प्रशासित होते हैं। तो फर्स्ट इज सिविल, जो कि ऐसे अपकार या रॉन्ग्स हैं जो सिविल प्रोसीडिंग्स की कार्यवाहियों की विषय वस्तु होते हैं, वो सिविल दोष कहलाते हैं। तो ये जो सिविल रॉन्ग्स हैं या सिविल दोष हैं, ये सिविल केसेस सिविल कोर्ट्स में चलते हैं। सिविल कोर्ट्स अलग से इनके लिए एस्टैब्लिश्ड होती हैं, उनमें चलते हैं और इनमें सिविल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। जो सिविल प्रक्रिया है, सिविल प्रक्रिया को मतलब सिविल ही बोलते हैं इसको, सिविल को हिंदी में कुछ नहीं बोलते हैं। तो सिविल प्रोसीजर या सिविल प्रक्रिया इसमें फॉलो की जाती है। और सिविल प्रोसीजर अगर आपके ऊपर होता है तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, इसका क्या परिणाम होता है। इसमें आपको या तो डैमेजेस देने होते हैं, ऋण आपको, जैसे जिसको आप कहेंगे नुकसानी, आपको या तो नुकसानी देनी पड़ेगी, या इसमें रिकवरी ऑफ टैक्स होता है। आपने अगर किसी से कुछ ऋण लिया है और वो उसकी आपने वापसी नहीं की है, तो ऋण की वसूली होती है और इसी तरीके के रिलीफ्स इसमें दिए जाते हैं। और सेकंड इसमें जो है दैट इज क्रिमिनल, जो न्याय प्रशासन का दूसरा पार्ट है, दैट इज क्रिमिनल है। तो क्रिमिनल वे अपकार या वो दोष होते हैं जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की विषय वस्तु बनते हैं। जैसे कुछ आपने ऐसा किया है कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग की विषय वस्तु बन गया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग का सब्जेक्ट मैटर बन गया। जैसे आपने किसी को कहीं कहीं चोरी की आपने, या किसी को आपने हर्ट कर दिया,
किसी भी तरीके का आपने क्राइम कर दिया तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का विषय वस्तु बन जाएगा। और सिविल प्रोसीडिंग्स की विषय वस्तु कब बनेगी, जब आपने पैसे से संबंधित कुछ का ऐसा कुछ अपकार कर दिया है जिसकी वसूली आपसे की जाएगी, दैट इज सिविल प्रोसीडिंग्स। और क्रिमिनल में आपने ऐसा कुछ कर दिया है, ऐसा कुछ जिसको क्राइम कहेंगे, आपने ऐसा कुछ कर दिया है जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग की विषय वस्तु या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की सब्जेक्ट मैटर बन गया है। तो इसमें जो क्रिमिनल रॉन्ग है, क्रिमिनल जो आपने क्राइम जो किया है, ये क्रिमिनल कोर्ट्स में चलते हैं और इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जैसे आपने उसमें बताया, इसमें भी आप ऐसे ही बताएंगे। और इसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, इसका जो परिणाम होता है, जो उसमें रिलीफ या फिर कॉम्पेंसेशन हुआ था सिविल में, इसमें दंड होगा। इसमें जो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, उसका कॉन्सिक्वेंस जो होगा, सिर्फ अगर आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस या उसका जो परिणाम है वो सज़ा या पनिशमेंट में होगा। कभी कभी ऐसे एक्सेप्शंस हो जाते हैं कि सिविल प्रोसीडिंग्स में भी आपको कभी दंड भी दिया जा सकता है और कभी कभी आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में पेनल्टी भी लगती है। तो ऐसा कभी कभी इसमें एक्सेप्शनली हो सकता है, मतलब अपवाद स्वरूप ऐसा कभी कभी होता है, वरना ऐसा सिविल प्रोसीडिंग्स अलग होती हैं और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आपको अलग होता है। तो अब आ जाइए कि सिविल प्रोसीजर द्वारा प्रवृत्त किए जाने वाले अधिकार। सिविल प्रोसीडिंग्स अगर होती हैं आपके खिलाफ तो उसमें दो तरीके के अधिकार आपको मिलते हैं। जैसे आपने मेरे खिलाफ, मेरे अगेंस्ट में कुछ सिविल दोष कर दिया है तो मुझे कितने प्रकार के राइट्स मिलेंगे, तो वो 2 टाइप्स के राइट्स होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सैंक्शनिंग। तो फर्स्ट जिसको आप हिंदी में कहेंगे प्राथमिक और दूसरे को आप कहेंगे अनुशास्तिकारी या उपचार संबंधी। सैंक्शनिंग और रेमेडियल को आप बोलेंगे अनुशास्तिकारी या उपचार संबंधी। तो अगर आपके अगेंस्ट में कोई सिविल दोष हुआ है तो आपको 2 तरीके की उपचार मिलते हैं, 2 तरीके के आपको सिविल राइट्स अधिकार मिलते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सैंक्शनरी। जो प्राइमरी राइट्स हैं वो ओरिजिनल होते हैं। कैसे समझेंगे आप? जैसे प्राइमरी राइट आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी सुनिए एक बार, प्राइमरी राइट्स वो वे राइट्स हैं जो ओरिजिनल होते हैं, जिनका सोर्स किसी रॉन्ग में नहीं होता। जैसे आपके साथ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको पैसे दूंगी और आप मुझे कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं कि आप कुछ भी मुझे काम करके देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे अपने शोरूम के लिए 1000 शर्ट्स चाहिए, जो शर्ट्स होती हैं वो शर्ट्स आप स्टिच करके मुझे इस डेट तक, एक लिमिट दी आपको मैंने कि आप मुझे उस डेट तक ये शर्ट्स तैयार करके देंगे। तो आप बाउंड हो गए, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो आप उस डेट तक मुझे वो शर्ट्स तैयार करके देंगे। तो फर्स्ट मेरा अधिकार क्या है, प्राइमरी राइट मेरा क्या है, उन शर्ट्स को आपसे लेना, ये मेरा प्राइमरी अधिकार है, आपसे उन शर्ट्स को लेना। लेकिन जो सेकेंडरी राइट्स जो आपका इसके बाद आपका जो सेकेंड रेमेडियल राइट्स या सैंक्शनिंग राइट है वो क्या होगा, अगर आपने मुझे वो शर्ट्स नहीं दी और उससे मुझे जो नुकसान हुआ उसकी रेमेडी, उससे जो मुझे रेमेडी मिली, जो आपसे मुझे रेमेडी मिलेगी, सेकेंडली अगर आपने मुझे मेरा प्राइमरी राइट नहीं दिया, अगर आपने मुझे प्राइमरीली मुझे वो शर्ट्स स्टिच करके नहीं दी, तब मुझे आपसे सैंक्शनिक या रेमेडियल राइट मिलेगा, सेकंड राइट जो होगा, जो कि आप सुनिए, जो कि फर्स्ट राइट के नहीं होने के बाद मुझे मिलेगा, जो कि मुझे नुकसान हुआ था उसके लिए रेमेडी के रूप में होगा। तो सुनिए, प्राइमरी राइट्स वो राइट्स हैं जो ओरिजिनल होते हैं, जिनका सोर्स किसी रॉन्ग में नहीं होता। रॉन्ग में नहीं होता का मतलब है कि आपने अभी तक कोई रॉन्ग नहीं किया था, आपने कहा कि मैं शर्ट्स आपको स्टिच करके दूंगा, तो मुझे वो शर्ट्स चाहिए थी, तो आपने कोई रॉन्ग अभी तक नहीं किया था और मुझे प्राइमरी राइट आपसे ये चाहिए था कि आप वो शर्ट सिल कर मुझे देते, तो मेरा प्राइमरी राइट था ये। तो इसमें आप ये कहेंगे इसका सोर्स किसी रॉन्ग में नहीं था, तो ये मेरा प्राइमरी राइट था आपसे शर्ट्स लेना। लेकिन सेकंड जो मेरा राइट है, सैंक्शनल राइट है, सेकंड रेमेडियल या सैंक्शनली जो राइट मुझे मिलेगा वो है जो किसी प्राइमरी राइट के उल्लंघन पर अस्तित्व में आएगा।
अगर आपने मुझे प्राइमरी राइट या वो शर्ट सेल कर नहीं दी तो उसके बाद मेरा सैंक्शनिंग या रेमेडियल राइट अस्तित्व में आएगा, क्योंकि मुझे वो शर्ट्स नहीं मिलने से जो मेरा एग्जीबिशन था या जो भी मुझे वहाँ पे शोकेस में उनको रखना था वो मैं नहीं रख पाई और मुझे वो नुकसान हो गया। तब मुझे सेकेंडरी या रेमेडियल या फिर सैंक्शनिंग राइट मेरा अस्तित्व में आ जाएगा, एग्जिस्ट करने लगेगा। तो एक और मैं आपको बताती हूँ कैसे कि ए ने बी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ए को उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाने का अधिकार प्राइमरी है। जैसे मैं ए हूँ और आप भी हैं, मैंने आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाने का अधिकार जो मेरा है, जैसे शर्ट्स को सिलवाने का मेरा अधिकार था, वो मेरा प्राइमरी राइट था। यदि आपने बी ने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, आपने उन शर्ट्स को स्टिच नहीं किया टाइम टू टाइम, जब तक मेरा लिमिट था तब तक नहीं किया, तो यदि बी उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता है तो ए को उस भंग से, उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, तो ए को उस भंग से हुए नुकसान के लिए बी से नुकसानी या कॉम्पेंसेशन पाने का जो राइट है वो मेरा रेमेडियल या सैंक्शनिंग राइट होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आप आ जाइए, जो सिविल प्रोसीजर होता है, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो उसका प्रोसेस है या जो उसका प्रक्रिया होती है, वो दो तरीके की होती है। फर्स्ट इज स्पेसिफिक एनफोर्समेंट और सेकंड है सैंक्शनल एनफोर्समेंट। जो फर्स्ट है उसको आप कहेंगे स्पेसिफिक एनफोर्समेंट को विनिर्दिष्ट रूप से लागू होना, विनिर्दिष्ट रूप से लागू किया जाना। तो जो फर्स्ट प्रोसीजर है, जो फर्स्ट प्रक्रिया है जिससे मुझे रेमेडी मिलेगी, वो है स्पेसिफिक एनफोर्समेंट। आपने मेरे लिए कुछ गलत किया, सिविल दोष किया, तो उसके लिए स्पेसिफिक एनफोर्समेंट के थ्रू मुझे, या आप कहेंगे उसको विनिर्दिष्ट रूप से लागू किया जाएगा और मुझे रिलीफ मिलेगा। तो ये क्या चीज़ है, तो सुनिए। विधि का प्रथम उद्देश्य क्या है? प्राइमरी अधिकारों को लागू करना। विधि का मतलब होता है स्टेट का मतलब होता है जो भी एनफोर्स करा सकता है स्टेट में, जो भी आपसे एनफोर्स कराएगा। मैं शिकायत करूंगी स्टेट में और वो आपके ऊपर कंट्रोल या आपके ऊपर एक बाउंडेशन डालेगा कि आप प्राइमरी राइट को लागू करवाएगा। पहले तो वो कहेगा कि आप शर्ट सेल कर दीजिए। तो आप सुनिए, जो स्पेसिफिक एनफोर्समेंट क्या है? विधि का प्रथम उद्देश्य प्राइमरी अधिकारों को लागू करवाना है। जहां प्राइमरी राइट्स लागू किए जा सकते हैं वहां रेमेडियल राइट्स लागू कराने का प्रश्न ही नहीं होता। जब आपने प्राइमरी राइट ही मुझे मिल गया कि मेरी शर्ट्स ही मुझे मिल गई स्टिच की हुई, तो मुझे रेमेडियल राइट लगाने का प्रश्न ही नहीं होता। रेमेडियल राइट मुझे चाहिए ही नहीं होगा और मुझ पर लागू भी नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि जहां प्राइमरी राइट्स लागू किए जा सकते हैं वहां रेमेडियल राइट्स लागू कराने का प्रश्न ही नहीं होता। प्राथमिक अधिकार लागू करवाने का मतलब है, प्राइमरी राइट्स लागू करवाने का मतलब है किसी डिफेंडेंट कौन हुआ? आप, क्योंकि आपने मुझे हर्ट किया है, मेरी शर्ट सेल करनी थी, मैं प्लेंटिफ हूँ, मैं प्लेंट लेकर गई और आप डिफेंडेंट है, अपने आप को बचाव पक्ष जो है आप हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्राथमिक अधिकार लागू करवाने का मतलब है किसी डिफेंडेंट को आपको किसी संविदा का पालन करने के लिए, या अगर आपने मुझसे कोई ऋण लिया है, कोई डेट लिया है, या कोई ऋण अदा करने के लिए बाध्य करना, बाउंड करना, बाध्य किया जाता है। इसमें यह है विनिर्दिष्ट रूप से लागू किया जाएगा। विनिर्दिष्ट रूप से स्पेसिफिकली लागू करना कि आप यही करिए, आप शर्ट सिलकर ही दीजिए, तो ये स्पेसिफिकली लागू किया जाता है। शर्ट सिलकर ही देना, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एनफोर्समेंट, कि आप वही करिए जिसका वादा आपने किया था। उसके बाद है आपका अनुशास्ती संबंधी या फिर उपचार संबंधी, जिसको आप सैंक्शनल एनफोर्समेंट कहेंगे, उपचार संबंधी। ये वहाँ होता है जहाँ प्राइमरी अधिकार लागू करना संभव नहीं होता। ऐसा कब हो सकता है कि प्राइमरी अधिकार लागू करना संभव नहीं होता? आप मुझे शर्ट सिल कर तो दे सकते हैं, अगर आपको बाउंड करे स्टेट कि आप इतने ही टाइम में आप शर्ट सिल कर दें, तो जैसे भी आप करेंगे आप मुझे स्पेसिफिकली इन्फोर्स करेंगे, स्पेसिफिकली मुझे वो राइट देंगे। लेकिन कहाँ ऐसा होता है? वहाँ जहाँ प्राइमरी अधिकार लागू करना संभव नहीं होता। जैसे अगर ये सुनिए, ए ने बी के घर को नेग्लिजेंटली जला दिया। अगर मैंने आपके किसी के भी घर को नेग्लिजेंटली, उपेक्षापूर्वक तरीके से जला दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो यह स्पेसिफिक एनफोर्समेंट हो ही नहीं सकता। तो मैं आपका नया घर कहाँ से ला दूंगी? तो उसके लिए क्या होगा?
तो वहाँ पर स्पेसिफिक एनफोर्समेंट तो लागू हो ही नहीं सकता, तब रेमेडियल एनफोर्समेंट में पेनल्टी ही दी जाती है। रेमेडियल एनफोर्समेंट होगा और उसमें पेनल्टी ही दी जाएगी। रेमेडियल या सैंक्शनल एनफोर्समेंट लागू किया जाएगा और उसमें वो घर तो आप मुझे दे नहीं पाएंगे या मैं आपको दे नहीं पाऊंगी, तो आप मुझे उसके लिए पेनल्टी देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइमरी राइट लागू किए भी जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइमरीली आप जो स्पेसिफिकली आप दे सकते हैं वो कर भी सकते हैं, लेकिन मॉरली नहीं करते। जैसे मॉरली नीतिगत रूप से आप वहाँ ऐसा नहीं करेंगे। जैसे यदि ए ने बी से मैरिज करने का प्रॉमिस किया था, वादा किया था, और वो नहीं कर रहा, अब नहीं कर रहा, तो जैसे यदि ए ने बी से शादी करने का प्रॉमिस किया लेकिन वो मना कर देता है, तो उसे स्पेसिफिकली प्राथमिक रूप से लागू करवाया नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर जो मैरिज है वो ऐसा माना जाता है कि अब सही सक्सेसफुल नहीं होगी, तो उसको प्राइमरीली लागू नहीं किया जाता और लॉ इसे सैंक्शनली लागू करवा के पेनल्टी दिलवाता है। तो कभी कभी मॉरली भी ऐसा किया जाता है कि प्राइमरीली राइट्स एनफोर्समेंट हो भी सकता है, बट फिर भी सैंक्शनली या रेमेडियल एनफोर्समेंट किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस। जो सिविल जस्टिस है ये पूरा आपका हो जाता है। इसके बाद दूसरा पार्ट जो क्रिमिनल है वो मैं आज नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मुझे एक वेल विशर मेरा एक स्टूडेंट है जिसने मुझे ये कहा कि आप भी मुझे फीडबैक या कुछ सजेशंस दिया करें कि जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है, मैं बहुत पूरे लेसन को, पूरे जो आपका टॉपिक होता था उसको एक ही वीडियो में कर देती थी कंप्लीट, तो वो आपको शायद सुनने में परेशानी होती है। तो अब मैं पार्ट्स में उसको करूँगी। तो आज मैं आपका ये हाफ ही करवाऊँगी, हाफ मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो आई थिंक आपको हाफ ये समझ में आया होगा और आप इसको पूरा सुनेंगे। बट एक बात और कहूँगी आपसे, जो मैंने पहले पूरे लेसन्स या पूरे टॉपिक्स कर दिए हैं एक ही वीडियो में, तो आप वो पार्ट करके सुन लें। मैं तो उसे अब पार्ट नहीं कर सकती, आप उसको पार्ट्स में कर सकते हैं, तो आप उसको पार्ट्स में सुन सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूरा तैयार कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रेस्ट ऑफ पार्ट देखेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर। थैंक यू सो मच।